हेलो नमस्कार साथियों, मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि हमारे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हमारा फोर्थ पेपर है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के भारत के जो उद्देशिका है प्रियम्बल उसके बारे में गहन चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो पर नए हो तो लास्ट तक बने रहना और वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक कमेंट जरूर करना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सबसे छोटी सी समझते हैं पहले कि जैसे हम लोग किसी काम को करते हैं उसके लिए कोई उद्देश्य होता है ना, कोई घर से निकलते किसी उद्देश्य से निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भारतीय संविधान को बनाया गया तो वो किस वजह से बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था, उसके क्या लक्ष्य थे, इसलिए उद्देशिका को अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है, उसके उद्देशिका का जो विचार था कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये चीज नोट करना भाई कि जो उद्देशिका का प्रस्तावना जो थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसकी प्रस्तावना ली गई है। कहां से? कहां से उद्देशिका की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत ने ली। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो उद्देशिका की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि इसकी भाषा, इस उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। कहां से? उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, मतलब लिया गया है। ठीक है, उद्देशिका की जो भाषा है उसकी लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि उद्देशिका जो है जब 13 नवंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, कब? 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उनके द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पास या पेश किया गया था। इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू, जो पंडित नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है भाई, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव अपना जो पेश किया था उसमें जो बाद में इसको उद्देशिका के रूप में अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा भारत का संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। कब हुआ? जो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसे प्रभावशाली कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन हमारा भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था और प्रभावी रूप से जब लागू हुआ तो वो 26 जनवरी 1950 था। सामान्यतः जो होता है प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है। उद्देशिका का मैंने मतलब बताया कि किसी न किसी प्रकार का कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई मौलिक उसके कर्तव्य होंगे कि किस वजह से इसका उद्देश्य रखा जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रियम्बल में भी कुछ मौलिक उद्देश्य रखे गए। संविधान के मौलिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को इसमें उद्देशिका में स्पष्ट रूप से रखा गया। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं कि उद्देशिका में और क्या क्या है। भारतीय संविधान की उद्देशिका कौन कौन सी है, मतलब उद्देशिका में क्या क्या ऐड किया गया है।
तो देखते हैं भारत की जो संविधान की विशेषता है, मतलब विशेषता का मतलब उद्देशिका जो है, ये भी तो एक प्रकार की विशेषता है। जैसे मूल कर्तव्य उसकी विशेषता है भारतीय संविधान का, ठीक इसी प्रकार प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना जो है यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो उद्देशिका में यही कहा गया कि हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है पूर्णतः स्वतंत्र है अपने विदेशी, अपने निजी मामलों में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने के लिए उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। वह किसी के साथ भी मित्रता व शत्रुता कर सकता है या संधि कर सकता है। तो भारत की जो संविधान की उद्देशिका है उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, चलो भाई धीरे धीरे इसमें लिखो कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, चलो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या समाजवादी पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि भारत में किसी विशिष्ट धर्म को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब कि एक बराबर की दृष्टि से सारे धर्मों को देखा जाता है। तो इसी उद्देशिका में रखा गया कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, कौन सा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक का मतलब जहां पे जनता सर्वे सर्वा होती, मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और वो जो जनता के सेवक होते हैं। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वही प्रथम व्यक्ति होता है और उसी के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो यह राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं है, भारत में लोकतंत्रात्मक है, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा ही सारा शासन चलता है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों, इसको भारत के समस्त नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, तीन न्याय, किसकी किसकी बात किया, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपास की स्वतंत्रता, किस कितने प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, चार प्रकार के स्वतंत्रता की बात किया गया इसमें। आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा। तो तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय तथा
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता और अवसर की समता। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जो होती है उसके लिए समान अवसर दिया गया है। उसी लिखित परीक्षा जैसे सबकी होगी वैसे किसी उच्च कास्ट के व्यक्ति की नहीं, मतलब एक बराबर सबको दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में उन सभी नागरिकों उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब किसी भी व्यक्ति की किसी बातों से दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, उन सब में व्यक्ति की गरिमा या व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि राष्ट्र की एकता को भी इसमें रखा गया। किसमें? उद्देशिका में। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक है, राष्ट्र की एकता। तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के साथ मिलकर कोई प्रकार की गद्दारी ना करे। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से पढ़ना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और धर्म की उपास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर में समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, एकता और सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को आज 26 नवंबर 1949, कब? दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949, दृढ़ संकल्पित दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949, कब? 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल मिति शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी 2006 विक्रमी जो विक्रम संवत होता है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा मतलब हम सभी मिलकर संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? एतत् द्वारा अंगीकृत, आत्मार्पित अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है। क्या हो गया? इसको आपने लिख दिया एग्जाम में तो एग्जामिनर आपसे इतना प्रसन्न होगा कि आपको पूरा मार्क्स देने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना भाई, बहुत आसान भाषा में समझा रहा।
कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत के ऊपर किसी प्रकार की कोई राष्ट्र की शक्ति का कोई दबाव नहीं है, वह अपने मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि भारत में जो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने के लिए छूट दी गई है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक का मतलब कि जो निम्न सदन लोकसभा होगा उसके जो सदस्य होंगे वो भारत के जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब हो गया कि जनता के जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता के लिए ही चुने जाएंगे, जनता के सेवक होंगे। और गणराज्य का मतलब हुआ जो राष्ट्रपति होता है, ना कि भारत में कोई राजा का शासन नहीं है, राष्ट्रपति शासन है। इसलिए गणराज्य का मतलब ये हो गया कि जो भारत में सारे काम जो होते हैं वो गणराज्य इस अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति के अंडर में ही होते हैं। तो गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। विचार मतलब अपने विचार कहीं भी वह व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके जो जुलूस होगा उसमें शामिल हो सकते हैं, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा, ठीक है। और अवसर की समता मतलब सभी आदमी को एक बराबर से रखा गया, ये नहीं कि राष्ट्रपति के बेटा है तो वो ज्यादा उसे माना जाएगा, सबको एक बराबर की दृष्टि से। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा मतलब किसी व्यक्ति के किसी भी बातों से दूसरे व्यक्ति को ठोस ना पहुंचे। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र सबसे ऊपर है, ठीक है, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कब मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा हम संविधान की उद्देशिका को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिगमित करते हैं। ठीक है, यहां तक भाई क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, देख लो एक बार, ठीक है ना। चलो आगे देख, उसके बाद क्या आ रहा है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में मैंने बताया ना कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये याद रखना भाई कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में हुआ, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के बाद प्रस्तावना में तीन शब्द कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और समाजवादी। ये तीन शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द, तीन शब्दों को जोड़ा गया। गणतंत्र का मतलब क्या होगा भाई? गणतंत्र का मतलब यह हुआ कि भारत में किसी वंशानुगत राजा, मतलब कि राजा का बेटा राजा ही होगा, ऐसा कोई परंपरा नहीं है। गणतंत्र जब हमारे भारत में लागू हुआ तो भारत में जो वंशानुक्रम वाला वंशानुगत राजा की परंपरा चली आ रही थी उसका अंत हो गया। कब? गणतंत्र के स्थापना के बाद। आपके प्रियम्बल में भी दिया है कि गणतंत्र कहाँ पे भाई? गणराज्य। ये तो गणराज्य का मतलब यही हुआ कि जो भारत में
राजा का बेटा राजा वाला वंशानुगत क्रम चल रहा था, परंपरा थी उसका, जब गणतंत्र स्थापित हो गया तो इस परंपरा का अंत हो गया। जो भारत का राजा अध्यक्ष, कौन, राजा अध्यक्ष या राष्ट्रपति भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कौन, राष्ट्रपति जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो एक निश्चित समयावधि के लिए नियुक्त होता है, जिसकी निश्चित समयावधि क्या होती है, 5 वर्ष। ठीक है, तो जब गणतंत्र हमारे भारत के उद्देशिका में जब आया तो इस गणतंत्र का मतलब यह हुआ कि जो राजा का वंशानुगत परंपरा खत्म कर दी गई। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो निश्चित समयावधि 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मैंने बताया ना कि भारत का राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, इसका मतलब कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में निहित है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो होती है जिसका वास्तविक जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो वास्तविक ना हो के संवैधानिक रूप से वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है, किंतु वह ये जो राष्ट्रपति होता है जो निश्चित समयावधि के लिए चुना जाता है या भारत के मंत्रिमंडल मतलब कि मंत्रियों के समूह के परामर्श से सारा काम करता है। कौन, राष्ट्रपति, किसके परामर्श से, मंत्रिमंडल के परामर्श से अपने सारे कार्यों को करता है। क्यों ना वो कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वो अपने सारे कार्य किसके द्वारा, मंत्रिमंडल से परामर्श लेके करता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चलो इसके आगे देखते हैं कि भारत की जो उद्देशिका थी उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, किन किन शब्दों की बात की गई थी। तो भारत की जो उद्देशिका थी, प्रियम्बल थी, उसमें निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के न्याय थे, मैंने बताया था उसमें कि 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसको देखना भाई कायदे से, न्याय कितने थे उसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे उद्देशिका में की गई। उसके बाद जब न्याय की बात हो गई तो स्वतंत्रता, विचार, मत, अभिव्यक्ति तथा धर्म। मैंने बताया था ना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। स्वतंत्रता कौन कौन सी, चलो, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय 3 प्रकार के, 4 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता पद व अवसर की। किसकी, समानता की बात कहां किया गया, पद व अवसर की, पद व अवसर की बात हमारे उद्देशिका में किया गया। तो 3 हो गया, किन उद्देश्यों से, 3 हो गए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व का मतलब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। बंधुत्व का मतलब भाईचारा को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति
और राष्ट्र की एकता। ठीक है भाई। तो न्याय तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना, समानता, पद व अवसर की, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए। हमारे उद्देशिका यानी प्रियम्बल में इतने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? चलो, अब बात आती है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो उद्देशिका में संशोधन किसके अनुसार? अनुच्छेद 368, कौन सा? अनुच्छेद 368 के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, तो उद्देशिका में संशोधन किससे? अनुच्छेद 368 के अधीन, हमारे उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। और उद्देशिका जो संविधान का एक मूल भाग है, उद्देशिका हो गया, मूल कर्तव्य हो गए, और राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। अतः जो ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जा सकता है, कौन सा? उद्देशिका में जो संशोधन 368 के अंतर्गत किया जा सकता है, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 42 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया। किसके? भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 42 संविधान संशोधन अधिनियम 42। तो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 42 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि उद्देशिका में जो द्वारा स्पष्ट स्पष्ट किया गया कि जो उद्देशिका में संशोधन होगा वह संसद के द्वारा होगा। किसके द्वारा? संसद को शक्ति दी गई। भारतीय संशोधन अधिनियम 42 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि संसद को ही उद्देशिका में उद्देशिका में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। किसको? संसद को। ठीक है, जो 368 अनुच्छेद 368 के तहत होती है। इसके बाद एक मामला था केशवानंद भारती। कौन? केशवानंद भारती के मामले में दिया गया जो निर्णय था, जो उस प्रभाव को दूर करने के लिए दिया गया था, जिसमें यह निर्णय था कि उद्देशिका के उस भाग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे से संबंधित है। ठीक है, इससे एक मामला क्या था? केशवानंद भारती का मामला के निर्णय में केशवानंद भारती, ये मामला था एक केशवानंद भारती मामला का जो निर्णय था, के निर्णय में यह निश्चित कर दिया गया, यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान के जो उद्देशिका है उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन या कोई संशोधन नहीं होगा। केशवानंद भारती के मामले में निर्णय में यह निश्चित किया गया कि उद्देशिका के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है भाई, मूल ढांचे में कोई संशोधन
कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? तो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत उद्देशिका जो कि भारतीय संविधान का मूल भाग है उसमें संशोधन किया जा सकता है। बाद में यह कहा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम 42 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उद्देशिका में जो संशोधन होगा उसको संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद में 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन्हीं संसद को उद्देशिका में संशोधन की शक्ति प्राप्त की गई है। केशवानंद भारती के मामले में यह कहा गया कि यह सुनिश्चित हुआ कि उद्देशिका के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये जो मामला था ये उद्देशिका के मूल ढांचे से संबंधित था। यही बताया गया कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे भाई, चलो यहीं पे आपका भारत की जो उद्देशिका थी, प्रियम्बल थी, समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अदालत की पाठशाला में। जय हिंद।